हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपनी द ग्रेट एनसीईआरटी सीरीज। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं फूड के बाकी कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं। तो उनमें से एक है आपका डाइटरी फाइबर, जिसे हम रफेज कहते हैं। तो नाम से ही समझ में आ गया, रफेज यानी रफ मटेरियल, यानी कि जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है हमारे फूड का, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसको हम रफेज कहते हैं। तो फिर कहोगे जब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती तो फिर ये इंपॉर्टेंट कैसे है? अभी बताते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स की तरह ये हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होता है, ना ही ये अब्सॉर्ब होता है। इंस्टेड ये सीधा का सीधा पास कर जाता है हमारी बॉडी से बिना डाइजेस्ट हुए। ओके, ना ये चेंज होता है ना डाइजेस्ट होता है। और ये बट फिर भी ये हमारी बॉडी में कुछ क्रूशियल रेगुलेटरी फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करता है। तो पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स का फाइबर या रफेज होता है। तो पहला होता है सोल्यूबल फाइबर, जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जैसा नाम से ही पता लग रहा है, और एक जेल लाइक सब्सटेंस बना लेता है। तो ये हमें मिलता है ओट्स में, एप्पल्स में और बीन्स में। ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, लो करने में हेल्प करता है, हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है अभी देखेंगे। दूसरा होता है इनसॉल्यूबल फाइबर, जो कि वाटर में नहीं डिसॉल्व होता। ये मिलता है हमें होल ग्रेन्स, बाजरा एटसेट्रा में, नट्स में और वेजिटेबल में। ये हमारा जो स्टूल होता है उसमें बल्क ऐड करता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। अब इसके फंक्शंस या बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला है आपका डाइजेस्टिव हेल्थ। क्योंकि ये हमारे स्टूल को बल्क प्रोवाइड करता है, तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और हमारी जो बाउल मूवमेंट है उसको रेगुलर रखता है। उसके अलावा ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। अब क्या होता है, जो सॉल्युबल फाइबर है अभी हमने ऊपर देखा, वो शुगर अब्सॉर्प्शंस को स्लो करता है, क्योंकि शुगर जो है वो फाइबर के बीच में मिक्स हो रखी है। अब अगर सिर्फ शुगर हम खाएंगे तो एकदम से बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लेगी, जिससे कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक होगा। बट क्योंकि वो फाइबर के बीच में मिक्स हो रखी है, तो बॉडी को उसको अब्सॉर्ब करने में टाइम लगता है, जिससे हमें डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। दूसरा है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो फाइबर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेता है इंटेस्टाइन्स में, और हमारी बॉडी में जो एलडीएल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, तो जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो फाइबर रिच फूड जब खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है आपका वेट मैनेजमेंट। तो जो खाना फाइबर रिच होता है तो हमें खाने के बाद भरा भरा फील होता है पेट में। तो इससे ना आड़ कबाड़ खाने का मन नहीं करता कि चिप्स खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। और इससे हमारी ओवर ईटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो तुम में से कईयों की आदत होगी, मेरी भी है, खाना खाने के बाद क्या खाऊँ ऐसे करते हो। बट अगर तुम खाने के साथ सैलड खाते हो, खीरे, ककड़ी एटसेट्रा, तो उससे क्या होगा, फाइबर जाता है बॉडी में, जिससे तुम्हारा पेट भरा-भरा होगा और तुम्हें आलतू-फालतू चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट है कैंसर प्रिवेंशन। तो बहुत सारी स्टडीज़ सजेस्ट करती है कि जो हाई फाइबर डाइट्स है ना, वो कोलन कैंसर का रिस्क जो है रिड्यूस करते हैं। कोलन कैंसर, कैंसर जो एक्टर थे इरफान खान, और जो वो ब्लैक पैंथर का एक्टर था, ये दोनों की जो डेथ थी, ये आई थिंक कोलन कैंसर से हुई थी। तो कोलन कैंसर प्रिवेंशन में भी फाइबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? ऑब्वियसली ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, मेथी, कैबेज एटसेट्रा। कहते हैं ना पेट खराब है तो मेथी खा लो। फ्रेश फ्रूट्स हो गए, एप्पल, अमरूद, पपाया, ऑरेंज एटसेट्रा। होल ग्रेन्स में आपका व्हीट, ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ले, मिलेट्स, ये सब। दाल और लेग्यूम्स हो गए आपका, जैसे चने की दाल होगी, लेंटिल हो गए, बीन हो गए, ये सब चीजें। एंड उसके अलावा नट्स एंड सीड्स, जैसे कि आलमंड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड एटसेट्रा। ओके, ये यहाँ पे मैंने स्टडी दी है, अगर आपको समझना आए तो इसको आप पढ़ सकते हैं, बच्चों वाला एग्जाम्पल है। अब वाटर, नेक्स्ट जो आपका असेंशियल कंपोनेंट है फूड का, अदर में जो आता है वो है वाटर। अब देखो हमारी बॉडी जो है ना, वो 60-70% वाटर से बनी है, हमको बचपन से पता है। तो
ये हमारे हर फिजियोलॉजिकल फंक्शन में पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके फंक्शंस या बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? सबसे पहला तो ऑब्वियसली पानी क्योंकि बहता है, बहेगा तो उसके साथ-साथ जो भी होगा वो उसको लेके जाएगा, तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में और एब्जॉर्प्शन में पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वो पानी के साथ डिसॉल्व होके हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, सेल्स तक जाते हैं। और मिनरल्स को भी ये सेल्स तक लेके जाता है। देन दूसरा है वेस्ट रिमूवल। अब सेल्स तक पानी जा ही रहा है तो सेल भी कहता है भाई आ तो गया, ये थोड़ा वेस्ट लेके चला जा। तो हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो यूरिन, स्वेट और फीसेस के थ्रू वाटर के साथ ही रिमूव होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन कि गर्मी लग रही है तो पसीना आ गया या इवेपोरेशन होना, ये सब में भी पानी का बहुत बड़ा रोल है। ओके। देन है हमारा जॉइंट एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन। तो वाटर जो है बॉडी में ल्यूब्रिकेशन का भी काम करता है जॉइंट्स में, जो कि एक कुशन की तरह एक्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स में। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो पानी जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करने में और एंजाइमेटिक रिएक्शंस में भी हेल्प करता है, जिससे हमारी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहते हैं। तो जनरली एक नॉर्मल इंसान को दिन का 2 से 3 लीटर पानी पी लेना चाहिए। बाकी एग्जैक्ट जो नीड्स हैं वो डिपेंड करती है क्लाइमेट में, यानी गर्मी में आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, ऑल्दो सर्दी में भी आपको पानी पीना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम सर्दी का जो मौसम होता है वो भी ड्राई होता है, तो तब भी हो सकती है। फिर जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, आप खेत में काम कर रहे हो, आप वर्कआउट बहुत कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, तो उसमें भी आपको ज्यादा पानी की जरूरत है। और हेल्थ कंडीशन, किसी को अगर ऐसी कुछ हेल्थ कंडीशन है तो उनको भी पानी की जरूरत होती है। तो सोर्सेज ऑब्वियसली ड्रिंकिंग वाटर होता है जिससे हमें पानी मिलता है। फिर दूध, सूप, हर्बल टीज वगैरह से पानी मिलता है। फिर जो फूड्स हो गए जैसे वाटरमेलन, क्यूकम्बर, फ्रूट्स, ऑरेंजेस एक्सेट्रा, यहाँ से भी हमें पानी मिलता है। अब अगर पानी बॉडी में कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मींस वाटर की कमी। डिहाइड्रेशन मींस वाटर की कमी। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपका गला सूखना शुरू होता है, आप थकना शुरू कर देते हो, आपको चक्कर आते हैं और यूरिन जो है वो डार्क कलर का हो जाता है। बट डिहाइड्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको किडनी स्टोन्स होने शुरू हो जाते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, आप शॉक में भी चले जाते हो और एक्सट्रीम केसेस में। तो यूपीएससी में इसको कनेक्ट कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ से कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो है ही ऑब्वियसली, वाटर स्कार्सिटी की भी प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन, पुअर सैनिटेशन एटसेट्रा। पॉलिसी में हम देखते हैं जल जीवन मिशन है जो कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। पोषण अभियान जो है वो बैलेंस डाइट पे फोकस करता है। तो ये चीजें आप वाटर से ही नहीं, न्यूट्रिशन से भी कनेक्ट कर सकते हो। और सस्टेनेबिलिटी यानी एनवायरनमेंट से आप कैसे कनेक्ट करोगे इसको कि बॉटल्ड वाटर जो हम देख रहे हैं आजकल बहुत यूज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, प्लास्टिक का और इन सब चीजों का जो है वो कंजम्पशन बढ़ रहा है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। ओके। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा इस चैप्टर का नेक्स्ट थोड़ा अलग पार्ट है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स अक्रॉस स्टेट्स, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के अलग अलग टाइप का खाना क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि आप मतलब सिंपल रीजन है, आप कहीं भी जाओगे, आप राजस्थान जाओगे दाल बाटी चूरमा मिलेगा, आप पंजाब जाओगे आपको पराठे मिलेंगे, मक्की की रोटी मिलेगी, सरसों का साग मिलेगा। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको पर्पल कलर का राइस होता है वो मिलेगा, चिकन विद बैम्बू शूट मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी। तो ये अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वहाँ की सॉइल डिफरेंट है, रेनफॉल डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, सीजन डिफरेंट है। इसकी वजह से वहाँ के जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, वहाँ की कुकिंग स्टाइल्स हैं और जो फ्लेवर्स हैं उनमें फर्क आता है। डिटेल में देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अभी पंजाब का बताया कि पंजाब में वहाँ क्रॉप्स क्या उगाई जाती हैं मेनली, हम देखते हैं कि वहाँ पे व्हीट, मेज, चना, राइस ये उगाया जाता है। तो यहाँ के फूड आइटम्स क्या हैं ट्रेडिशनल? मक्की की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर एटसेट्रा। ऐसे ही यहाँ पे बेवरेजेस क्या क्या हैं? लस्सी होगी, छाछ होगी, मिल्क हो गया, चाय हो गई। और और क्या-क्या फूड होते हैं? पनीर बहुत चलता है, डिशेज़, पिक पनीर डिशेज़ आई मीन पिकल्स, अचार वगैरह बहुत चलते हैं। फिर अगर आप कर्नाटका जाओगे, तो वहाँ पे कौन-सी क्रॉप्स होती है? राइस होता है, रागी होती है, कोकोनट होता है, उड़द दाल होती है। तो वहाँ पे फूड कौन-कौन से हैं पॉपुलर? इडली, डोसा, सांभर, रागी मुद्दे, पलेया, रसम एटसेट्रा। इसके अलावा बेवरेजेज़ में बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी एटसेट्रा और अदर जो है वो मैसूर पाक। इसी तरह अलग-अलग मणिपुर में आप जाओगे तो वहाँ पे अलग है, वेस्ट बंगाल में अलग है, ये सब पूरा टेबल मैंने बना रखा है। ओके? तो ये डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी
क्यों एग्जिस्ट करती है इंडिया में? तो पहला रीज़न है एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। हर रीजन की, हर स्टेट की अलग क्रॉप्स है जो कि वहाँ के सॉइल और क्लाइमेट को सूट करती है। और ये जो क्रॉप्स हैं ये वहाँ के लोकल फूड का बेस बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में व्हीट उगता है तो वहाँ पे पराठा और रोटी जो है कॉमन है। केरला में राइस और कोकोनट उगता है, सो वहाँ के लोग राइस और कोकोनट बेस्ड जो खाना है वो खाते हैं। राजस्थान में जो क्लाइमेट है वो ड्राई है, इसलिए वहाँ पे बाजरा बहुत आराम से मिलता है हमको, इसलिए वहाँ पे बाजरे की रोटी, दाल बाटी एटसेट्रा जो है वो पॉपुलर है। दूसरा रीजन है क्लाइमेट और ज्योग्राफी। अब लोकल क्लाइमेट डिसाइड करता है कि कौन से फूड्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं और उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पे सी फूड ज्यादा खाया जाता है, राइस ज्यादा खाया जाता है, कोकोनट ज्यादा खाया जाता है क्योंकि ये यहाँ पे नेचुरली उगता है। ड्राई एरियाज में अगेन राजस्थान में हमें मिलेट्स वगैरह ज्यादा देखने को मिलते हैं। हिली एरियाज में हम देखते हैं कि लोग मक्की ज्यादा उगाते हैं और जौ ज्यादा उगाते हैं, बार्ली, और इसको वो प्रिजर्व करते हैं फर्मेंट करके या स्मोक करके, क्योंकि फ्रेश प्रोड्यूस जो है वो हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकती विंटर्स में, इसलिए उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो अलग अलग जो जगह है वहाँ का क्लाइमेट और ज्योग्राफी वहाँ के खाने का टाइम डिसाइड करता है। फिर नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कल्चर और ट्रेडिशन। यानी कि फूड हम देखते हैं कि फेस्टिवल से भी और कस्टम से रिलेटेड है। मम्मी बताती है कि जब वो छोटे थे तो खीर और हलवा सिर्फ त्योहार पे बनता था। ऐसे ही महाराष्ट्र में मोदक जो होता है वो गणेश चतुर्थी पे बनता है। पोंगल इन तमिलनाडु ड्यूरिंग हार्वेस्ट, और ऐसे ही बंगाल में जो खिचड़ी होती है वो दुर्गा पूजा पे बनती है। तो ये ट्रेडिशंस जो हैं ये हेल्प करती हैं यूनिक डिशेस को प्रिजर्व करने का अक्रॉस जनरेशंस, अक्रॉस टाइम। फिर उसके बाद आता है आपका टेस्ट और इंग्रेडिएंट्स। यानी कि हर खाने का रीजनल टेस्ट प्रेफरेंसेस जो हैं वो वहाँ के कुकिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, जो कि उसकी डाइवर्सिटी में एडिशन करता है। अब नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो खाने में घी डलता है, गरम मसाला डलता है, जिससे रिच थिक ग्रेवी बनती है। आपने शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, ओके, बटर चिकन, ये सब चीजें देखे होंगे। साउथ इंडिया में इमली, करी पत्ता या कोकोनट होता है वो प्रेवलेंट होता है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैम्बू बहुत उगता है, तो फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स और हर्ब्स जो हैं वो उसमें डलती है। अब क्रॉप्स और फूड में क्या रिलेशन है, ऑल्दो बहुत कॉमन सेंसिकल है, बट फिर भी देख लो, घुमा के कोई स्टेटमेंट देते आपको। किसी भी रीजन में जो क्रॉप्स होती हैं वो वहाँ की लोकल क्यूजीन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। राजस्थान ड्राई है इसलिए वहाँ पे बाजरा उगता है, तो इसलिए वहाँ पे बाजरे की रोटी और गट्टे की सब्जी हमको देखने को मिलती है। कर्नाटका रागी उगाता है जिसको फिंगर मिलेट कहते हैं, तो वहाँ पे हमें रागी मुद्दे देखने को मिलता है। केरला में बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है तो वहां पे राइस और कोकोनट उगता है, तो इसलिए वहां पे इडली, अप्पम, अवियल ये सब होता है। पंजाब में फर्टाइल प्लेन्स हैं तो वहां पे गेहूं और सरसों उगाया जाता है, तो इसलिए हमें वहां पे पराठे, सरसों का साग एक्सेट्रा देखने को मिलता है। तो एक जनरल पैटर्न अगर हम देखें तो जो सूखे एरियाज हैं वहां पे हमें मिलेट्स और प्रिजर्व्ड फूड्स देखने को मिलते हैं। फर्टाइल प्लेन्स में व्हीट एंड राइस देखने को मिलते हैं। कोस्टल एरियाज में राइस, कोकोनट और सी फूड देखने को मिलता है। हिली एरियाज में हमें मक्की, जौ, फर्मेंटेड और स्मोक्ड फूड्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपकी फूड और क्यूजीन्स की डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब एक और चीज जो आपकी बुक में दी हुई है कि कुकिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो टाइम के साथ कैसे चेंज हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है देखना, और कैसे ये हमें आज अफेक्ट करते हैं। तो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स क्या होते थे? आप सब अपनी दादी नानी के घर जाते होंगे तो वहां पे देखा होगा कि आज भी गाँव में बहुत जगह पे चूल्हा होता है ना, जो मिट्टी का चूल्हा वो होता है, जो कि लकड़ी जिसमें जलाई जाती है, या उपले जिनको काउडंग केक्स कहते हैं वो जलाए जाते हैं। कुछ जगह पे कोयला भी डाला जाता है चूल्हे में, और चूल्हा खुद जो होता है वो मिट्टी और ईंटों से बना होता है। फिर जब हम देखते हैं कि ग्राइंडिंग कुछ भी बनाने के लिए, मसाला वगैरह पीसने के लिए सिलबट्टा यूज होता है जो कि स्टोन से बना होता है। या पहले होती थी हाथ वाली चक्की होती थी जिसमें ऊपर से ऐसे गेहूं डालते रहते थे और घुमाते रहते थे तो वो गेहूं पिस के आटा बन जाता था। बर्तन भी गाँव में जो पहले होते थे वो होते थे या तो मिट्टी के बर्तन होते थे, या लोहे की कढ़ाई होती थी, या तांबे और पीतल के बर्तन होते थे जो बहुत कॉमन होते थे। और फूड हैबिट्स क्या होती थी पहले, कि जो सीजनली और लोकल अवेलेबल फूड है वही खाया जाता था। ओके, प्रिजर्व्ड फूड जो है
वो घर पे बनाया जाता, जैसे कि अचार हो गए, पापड़ हो गए, ड्राइड वेजिटेबल होगी, ये घर पे बनाए जाते थे। और जो मसाले होते थे उनको फ्रेशली ग्राउंड यानी पीसा जाता था, जिससे कि उनकी खुशबू और टेस्ट जो है वो बहुत ही प्रिज़र्व रहता था। बट इसकी एक ये होती थी कि बहुत लेबर इंटेंसिव काम होता था, मसाले पीसना, गेहूँ पीसना, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट की ज़रूरत होती थी। और जॉइंट फैमिलीज़ में कलेक्टिवली किया जाता था कि एक इंसान गेहूँ पीस रहा है, एक मसाले पीस रहा है, एक आटा गूँध रहा है, इस तरह से। ओके? बट मॉडर्न कुकिंग मेथड्स जो हैं, अब जैसे-जैसे लाइफ चेंज हुई, न्यूक्लियर फैमिलीज़ आई, तो उसके हिसाब से हमारे कुकिंग मेथड्स भी चेंज हो गए कि अब हमारे पास एलपीजी गैस स्टोव्स हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं, इंडक्शन कुकर्स हैं, माइक्रोवेव हैं, ओवन टोस्टर ग्रिलर हैं। अब हम ग्राइंडिंग जो करते हैं, वो मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं, फूड प्रोसेसर में करते हैं या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में करते हैं। और बर्तन जो होते हैं, पहले लोहे, पीतल इनके होते थे, अब नॉन स्टिक पैन्स हो गए, स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो गए, प्रेशर कुकर हो गए, माइक्रोवेव से सिलिकॉन वाले भी होते हैं। फूड हैबिट्स में हम देखें तो अब क्या है, हम लोकल या सीज़नल फूड कम खाते हैं, बल्कि हमारा ध्यान ऐसे फूड पे रहता है, जो पैकेज्ड है, प्रोसेस्ड है और ईज़िली एक्सेसिबल है कि ब्लिंकिट करा और आ गया। रेफ्रिजरेटर वगैरह आने से अब जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, उनकी लाइफ भी बढ़ गई है कि अब दूध भी आप 2-2 दिन रख के रखते हो। और फास्टर कुकिंग टेक्निक्स हैं, जैसे प्रेशर कुकिंग, माइक्रोवेव एटसेट्रा, उसकी वजह से भी हमारे खाने की जो हैबिट्स हैं उसमें चेंज आया है। अब खाना बनाना लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जिससे कि एनर्जी और एफर्ट और टाइम तीनों चीजें बचती हैं। ओके, तो इस चेंज का रीजन क्या है, क्यों बदले ये चीज तरीके? तो पहला कारण है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। गैस स्टोव नहीं होते थे पहले, ग्राइंडर्स अब मिक्सी विक्सी अब हर घर में है, पहले नहीं होती थी। रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, माइक्रोवेव नहीं होते थे। अब ट्रांसपोर्टेशन भी इम्प्रूव हो गई है, इतनी इम्प्रूव हो गई है कि न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट्स यूरोप तक एक्सपोर्ट होते हैं। ओके, यूएसए तक एक्सपोर्ट होते हैं। तो इसकी वजह से जो फूड आइटम्स हैं वो ग्लोबली इजीली अवेलेबल हैं। कम्युनिकेशन बेटर हो गया है, तो फूड कल्चर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आज आप न्यूयॉर्क जाओगे तो वहां पे भी आपको मक्की की रोटी सरसों का साग मिल जाएगा, और आपको पुणे में पिंपड़ी में भी आपको मैकडी मिल जाएगा। ओके, तो अमेरिकन कल्चर इंडिया में आ गया, इंडियन कल्चर वहां चला गया। दिल्ली में आप जाओगे, वहां पे आप नॉर्थ ईस्ट का खाना आराम से खा सकते हो, जो कि बहुत टेस्टी होता है। तिब्बतन फूड आपको मजनू का टीला में मिल जाएगा, जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो बेटर कम्युनिकेशन की वजह से, मीडिया, इंटरनेट, माइग्रेशन की वजह से फूड का जो टेस्ट है, जो कल्चर्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं। फिर अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो क्विक कन्वीनियंट कुकिंग की डिमांड है। ब्लिंकिट वगैरह से भी आपको आराम से खाना मिल जाता है, स्विगी से मिल जाता है, जोमेटो से मिल जाता है। और हेल्थ अवेयरनेस, अब लोगों का जो फोकस है वो बैलेंस डाइट्स, लो ऑयल कुकिंग एटसेट्रा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे कि कुकिंग मेथड्स जो है वो चेंज हो गए हैं। तो एडवांटेजेस क्या है ट्रेडिशनल कुकिंग के, जो पहले की कुकिंग होती थी, उसके क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला है टेस्ट एंड अरोमा, क्योंकि पहले का खाना स्लोली बनाया जाता था चूल्हे एटसेट्रा पे, तो उसमें एक स्मोकी फ्लेवर रहता था, जो कि अब भी तुम गाँव में जाके बाजरे की या गेहूँ की रोटी चूल्हे पे बनी हुई खाओगे ना, तो बहुत टेस्टी होती है। उसमें क्योंकि स्मोकी का राख सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा होता है। सिलबट्टे पे जो भी आप पीसते थे, लहसुन हो गया, कुछ भी हो गया या मसाले पीसते थे, तो जो नेचुरल ऑयल होते थे, स्लोली रिलीज़ होते थे, और उससे क्ले का या अर्थी टेस्ट जो है वो भी मेंटेन रहता था। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। तो क्योंकि पहले सिर्फ सीज़नल और लोकल और फ्रेश खाना खाया जाता था, जिसकी कि विटामिन रिटेंशन बहुत अच्छी होती थी। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि इडली, डोसा, कर्ड एटसेट्रा होते हैं, तो ये हमें प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ट्रेडिशनल फूड में कोई प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स नहीं होते थे। होममेड स्नैक्स जो है वो हेल्दी होती थी, और हमारी जो डेली मील्स हैं वो फ्रेश होती थी। तो इससे हमारी हेल्थ जो है उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता था। फिर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो क्ले, ब्रास, कॉपर यूटेंसिल्स जो हैं वो इको फ्रेंडली होते थे, और लोकल फ्यूल जैसे कि काऊ डंग, वुड एटसेट्रा ये यूज़ होता था, जिनको जो कि महँगा नहीं पड़ता था। ओके? और कोई प्लास्टिक पैकेजिंग एटसेट्रा नहीं होते थे, जिससे वेस्ट नहीं होता था। फिर बात करें अगर कल्चरल वैल्यू की, तो जो रेसिपीज़ हैं वो जनरेशन दर जनरेशन पास डाउन होती थी। कलेक्टिव कुकिंग होती थी, यानी पूरी फैमिली मिलके साथ में बैठ के बनाते थे फेस्टिवल्स एटसेट्रा में, जिससे कि आपकी रीजनल आइडेंटिटी जो है वो प्रिजर्व होते थे। फिर बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की, तो क्योंकि बाहर से कुछ नहीं मंगवाना पड़ता था, सब कुछ लोकली ग्रोन ग्रेन्स और वेजिटेबल्स से ही बनता था, तो मार्केट पे या बाहर कहीं पे डिपेंडेंसी कम होती थी और विलेज लेवल फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहती थी। बट
मॉडर्न कुकिंग के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस एंड स्पीड। तो गैस, इंडक्शन कुकर, माइक्रोवेव मिक्स एटसेट्रा जो है, वो टाइम और एफर्ट बचाते हैं, जो कि वर्किंग फैमिलीज के लिए अच्छा है। फिर वैरायटी और एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो सुपरमार्केट्स हो गए, डिलीवरी ऐप्स हो गई, इंपोर्टेड एक्सोटिक फूड्स हो गए, जो कि पूरा साल अवेलेबल रहते हैं। अब तुम्हें दिसंबर में भी वाटरमेलन मिल जाता है, ओके? तो जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटेशन और ये सब ग्लोबल कुजीन्स हमको घर बैठे अवेलेबल हो जाती हैं। स्टोरेज एंड सेफ्टी की बात करें तो रेफ्रिजरेशन, कैनिंग, पास्चराइजेशन जो होता है वो खाने की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करता है, जिससे खाना खराब नहीं होता है और फूड बॉर्न डिजीजेस नहीं होते हैं। हाइजीन की बात करें तो स्टेनलेस स्टील हो गया, नॉन स्टिक कुकवेयर हो गया, इसको साफ करना आसान होता है। स्टील्ड पैकेजिंग होगी, वाटर प्यूरिफायर्स हो गए, इनसे भी हमारी जो सेफ्टी है, हाइजीन है, वो बनी रहती है। अब अगर हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करें तो फोर्टिफाइड फूड्स है जिसकी अभी हम बात करेंगे। उसमें हमें सारे जो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। जैसे आयोडीन हो गया, विटामिन डी हो गया, मिल्क से आयरन एटसेट्रा वो हमको फोर्टिफाइड फूड्स से मिलते हैं। न्यूट्रिशन लेबल से हमको पता चलता है कि हम जो खा रहे हैं उसके अंदर क्या है। बेबी फूड में भी हमें सप्लीमेंट्स एटसेट्रा अवेलेबल है, जिससे बच्चों की हेल्थ जो है वो बनी रहती है। और लास्ट है अडेप्टेबिलिटी, यानी कि रेडी टू ईट, रेडी टू कुक जो मील्स होती हैं, ऑनलाइन डिलीवरी है, ये हमारे अर्बन लाइफस्टाइल्स को सपोर्ट करती है। ओके, तो ये था आपका कुकिंग प्रैक्टिसेस। अब हम साइंटिस्ट्स की बात करते हैं, तो जो एनसीईआरटी में आपको साइंटिस्ट दिए हुए हैं, उनका नाम है कोलथुर गोपालन, जिन्होंने इंडिया में न्यूट्रिशन रिसर्च में काम किया। ये इनकी फोटो है। ठीक है? तो कौन थे ये? तो एक पायनियरिंग न्यूट्रिशन साइंटिस्ट थे इंडिया के, जो 1918 से 2019 तक रहे। इनको भारत में फादर ऑफ न्यूट्रिशन रिसर्च भी कहा जाता है। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन को हेड किया, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। और इनके काम ने इंडिया में साइंटिफिक फाउंडेशन लेकी मॉडर्न न्यूट्रिशन पॉलिसी की। तो अब इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। सबसे पहला है फूड एनालिसिस। तो इंडिया में पाए जाने वाले 500 इंडियन फूड आइटम्स को इन्होंने एनालाइज किया और उनकी न्यूट्रिशनल कंटेंट को डिटरमाइन किया कि किस फूड में कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरी है, कितने विटामिन, मिनरल्स एटसेट्रा हैं। एग्जाम्पल, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो एक्सीलेंट सोर्सेस हैं प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, जबकि हाईली पॉलिश्ड राइस जो है उसमें फाइबर और विटामिन की कमी होती है। इन्होंने मेल न्यूट्रिशन पे भी सर्वेज कंडक्ट किए, जिसमें कि इंडिया के हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस का जो इन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन किया कि इंडिया की पॉपुलेशन में इसका क्या स्टेटस है। और इन्होंने पाया कि इंडिया में वाइड स्प्रेड प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, खास करके बच्चों में। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आयरन की कमी से अनीमिया और आयोडीन की कमी से गोइटर, ये सब इन्होंने इंडियन पॉपुलेशन में डॉक्यूमेंट किया। तो इनकी फाइंडिंग्स से पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ा कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए कि ये जो भी डेफिशिएंसीज हैं इनको एड्रेस किया जा सके। फॉर एग्जांपल, स्कूल जाने वाले बच्चों में, पर्टिकुलरली गरीब फैमिलीज में, जो कि हमको माल न्यूट्रिशन ज्यादा देखने को मिलता था। ओके, क्योंकि वो प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन की उनको अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। तो यूपीएससी में आप इसको लिंक करोगे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में कि किस तरह से हिडन हंगर को टैकल किया जाता है, खास करके बच्चों में। इकोनॉमी से आप लिंक करोगे कि किस तरह से लॉन्ग टर्म बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीजेस जो हैं उनको अगर कम करा जाए तो किस तरह हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो इम्प्रूव होता है। एसडीजी से भी आप इसको लिंक कर सकते हो कि एसडीजी 2 जो है वो जीरो हंगर है, 4 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन है। चैलेंजेस क्या हैं कि मील्स की क्वालिटी, करप्शन एटसेट्रा, ये सब चीजें। तो डॉक्टर कोलतुर गोपालन जो थे, उनके वर्क ने दिखाया कि किस तरह साइंस जो है वो पॉलिसी को शेप कर सकता है। और इनकी न्यूट्रिशन रिसर्च ने एक लार्ज स्केल प्रोग्राम्स को लॉन्च करने में हेल्प की, जैसे मिड डे मील स्कीम जो कि अब पोषण अभियान बन चुकी है, अभी हम पढ़ेंगे, जिससे कि मेल न्यूट्रिशन से लड़ने में और क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने में इंडिया में बहुत हेल्प मिली, जिससे सोशल इक्विटी और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इम्प्रूव हुआ इंडिया में। अब देखते हैं मिड डे मील प्रोग्राम या पीएम पोषण प्रोग्राम क्या है। तो 2002 में न्यूट्रिशन साइंटिस्ट्स की रिकमेंडेशंस पे इंडिया में मिड डे मील स्कीम जो है वो शुरू किया गया, जिसको बाद में
एक्सपैंड करके पीएम पोषण प्रोग्राम यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं कि ये न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मील्स प्रोवाइड करता है बच्चों को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, ताकि बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल्स जो है वो इम्प्रूव हो सके और मेल न्यूट्रिशन जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। इससे क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इससे बच्चों का जो स्कूल एनरोलमेंट है वो बढ़ेगा, अटेंडेंस बढ़ेगी और उनका स्कूल में रिटेंशन बढ़ेगा कि वो पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। और इससे जो सोशल इक्विटी है वो प्रमोट होगी और सभी बैकग्राउंड्स के बच्चे एक साथ खाना खाएँगे, तो ये जो कास्ट और छुआ-छूत ये सब भी खत्म होगा। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो हैं उनको न्यूट्रिशन रिच फूड जो है वो मिला, जो कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा में रिच था। एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ कि डेली की जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हुई, ड्रॉप आउट रेट्स कम हुए। सोशल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इट एक्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ फूड सिक्योरिटी फॉर पुअरेस्ट फैमिलीज। तो जो गरीब से गरीब फैमिली है उनको भी फूड सिक्योरिटी मिली इन, और चाइल्ड हंगर जो है उसको एड्रेस करने में हेल्प मिली। एग्जाम्पल से समझो कि एक रूरल स्कूल है बिहार के किसी गांव में, छोटे से में, तो पहले बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भूखे आते थे क्लास में और फोकस नहीं कर पाते थे। और बहुत सारे बच्चे तो स्कूल आते ही नहीं थे कि अपनी, इससे अच्छा तो अपने पेरेंट्स को खेतों में हेल्प कर लें ताकि घर में 2 पैसे आएँ और पेट भर के खाना मिले। बट जब से मिड डे मील स्कीम आई या पोषण स्कीम आई, तो अब बच्चों को, क्योंकि स्कूल में गरम खाना मिलने लगा, दाल, राइस, वेजिटेबल्स और कभी-कभी एग्स भी, तो पेरेंट्स भी मोटिवेटेड हुए कि बच्चों को हम स्कूल भेजें, ये जानते हैं कि चलो कम से कम बच्चों को तो वहाँ पे खाना मिलेगा, जो गरीब लोग थे उन्होंने सोचा, और साथ में ये पढ़ भी लेंगे थोड़ा बहुत। टीचर्स ने भी नोटिस किया कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, अटेंटिव हैं और कंपैरेटिवली हेल्थियर हैं पहले से। वो तो इस छोटे से इंटरवेंशन से मेल न्यूट्रिशन और लिटरेसी को एड्रेस करने में हेल्प मिली। अब नेक्स्ट जो है, हमने खाने के बारे में इतनी बात करी, इतनी देर होगी हमें खाना, खाना, खाना करते हुए, बट हमने बैलेंस डाइट की बात ही नहीं करी कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो हमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग रफेज एंड वाटर, प्रॉपर अमाउंट्स में, ताकि हमारी प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ जो है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सके। तो की आइडिया ये है कि सब लोगों को सेम डाइट नहीं चाहिए होती। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरह से हर इंसान की अलग होती है। सबसे पहला फैक्टर है एज। तो जो बच्चे होते हैं या टीनेजर होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि उनकी बोन और मसल डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम ओल्डर एडल्ट्स की बात करें तो उनको कम एनर्जी चाहिए होती है, बट उनको फाइबर ज़्यादा चाहिए होता है ताकि उनकी डाइजेशन और हार्ट हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके। इसी तरह अगर हम जेंडर वाइज देखें तो मेन और वुमेन जो है उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं कैलोरीज की और न्यूट्रिएंट्स की। सिमिलरली अगर हम फिजिकल एक्टिविटी का लेवल देखें तो एक इंसान जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, उसका और विराट कोहली का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो अलग होगा, क्योंकि एक ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है और एक कम फिजिकली एक्टिव है। हेल्थ स्टेटस का देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, तो उन पे उसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती है और कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उनको ज़्यादा चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को बोन्स की प्रॉब्लम है, टीथ की प्रॉब्लम है, तो उसको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होगा। इसी तरह लाइफ़स्टाइल की बात करें तो जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, यानी कि वो ऑफ़िस में बैठ के काम करते हैं, उनको कम कैलोरी चाहिए होती है एज़ कंपेयर टू वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं या फिज़िकल लेबर करते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल लेबलिंग की, ओके? क्योंकि खाना पैकेज्ड फूड्स में भी आता है। तो क्या होता है कि हर खाने पे, हर पैकेज्ड फूड आइटम को मैंडेटरी है कि वो अपने न्यूट्रिशन को डिस्प्ले करे लेबल पे, ओके? इस लेबल पे हमें एनर्जी, यानी कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है, कितने कार्ब्स हैं, कितना फैट है, फैट में भी सैचुरेटेड कितना है, ट्रांस फैट कितना है, कार्ब्स में शुगर आपको अलग से बतानी पड़ेगी, और उसके अलावा कौन-कौन से एडेड न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स एटसेट्रा, अगर वो फोर्टिफाइड फूड है तो। एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों के पैकेट पे आपको ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी। ये तो है आपके पोटैटो चिप्स और ये आपके रोस्टेड चना जिसको हम भुगड़े भी कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर आपकी एनर्जी यानी कि कैलोरीज़ हैं 536 किलो कैलोरीज़। इसके अंदर आपकी है 355 किलो कैलोरीज़। फैट यहाँ पे 35 ग्राम फैट है और यहाँ पे सिर्फ 6.26 ग्राम फैट है।
कार्ब्स यहाँ पे 53 ग्राम कार्ब्स हैं और यहाँ पे 58 ग्राम कार्ब्स हैं। प्रोटीन्स यहाँ पे सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन है और यहाँ पे 18.64 ग्राम प्रोटीन है। और फाइबर यहाँ पे सिर्फ 4.8 ग्राम फाइबर है और यहाँ पे 16.8 ग्राम फाइबर है। तो अगर कोई इन्फॉर्म्ड सिटीजन होगा तो वो यहाँ पे एनालाइज कर पाएगा। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, कि पोटैटो वेफर्स यानी कि आपके जो पोटैटो चिप्स हैं वो हाई हैं फैट्स में और कैलोरीज में, बट प्रोटीन और फाइबर जो कि अच्छी चीजें हैं वो इसमें कम है। तो अगर आप इनको फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करते हो तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट प्रॉब्लम होगी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी। इसलिए इसको हम जंक फूड कह सकते हैं। जंक फूड क्या होता है हम देखेंगे आगे। इसी तरह जो रोस्टेड चना है, जो भुगड़े हैं, जो सेकंड पिक्चर में था, उनमें प्रोटीन ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, कैलोरीज जो है वो मॉडरेट है और ये अनहेल्दी फैट्स भी बहुत कम है। तो इसको हम एक हेल्दी स्नैक कह सकते हैं जो कि एक बैलेंस डाइट के लिए अच्छी है। तो अगर आप ऐसे फूड चूज करते हो जो कि न्यूट्रिएंट रिच हैं, हाई फाइबर हैं, इंस्टेड ऑफ हाई फैट लो न्यूट्रिएंट फूड्स के, तो आपकी हेल्थ जो है वो सही रहेगी। अब हम देखते हैं जंक फूड क्या होता है और हेल्दी फूड क्या होता है। तो जंक फूड जैसे कि पोटैटो चिप्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं। तो इनको जंक कहा जाता है क्योंकि जैसे कि जंक होता है वो डेली लाइफ में यूजलेस होता है, इसी तरह ये फूड्स भी जो है ना इनमें वैल्यू नहीं होती है। एनर्जी तो होती है, एनर्जी डेंस होते हैं, बट न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं। तो एक बार को ये आपका पेट तो भर देंगे टेम्परेरीली, बट ये आपकी बॉडी को नरिश नहीं करेंगे प्रॉपरली। वहीं हेल्दी फूड जो होते हैं जैसे कि आपके रोस्टेड चना हो गए, फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, नट्स हो गए, ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे, प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करेंगे, विटामिन और मिनरल्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट लेबलिंग की, जिसमें हमने ये देखा, तो हमने देखा किस तरह अगर आपके फूड पे लेबल लगा हुआ है तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो और जंक फूड को अवॉइड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका रोल आता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी ऐसी बॉडीज के बारे में क्वेश्चन पूछती रहती है और ये आपका GS2 के गवर्नेंस का भी पार्ट आ जाता है। तो एफएसएसएआई जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर इसको बनाया गया था और ये एपेक्स बॉडी है आपकी फूड क्वालिटी और सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए, जो कि इसके नाम में ही है, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। तो इसके फंक्शंस क्या हैं? फूड प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स को सेट करना, फूड सेफ्टी को मॉनिटर करना और लेबलिंग की कंप्लायंस को मॉनिटर करना कि जो आपने फूड बनाया है उसमें जो आप लिख रहे हो वो एक्चुअल में आपके खाने के अंडर है, उसमें है। ऐसा नहीं है कि आप टॉफी बना के लिख दो कि इसके अंदर भाई हाई प्रोटीन है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ऐसा आप नहीं कर सकते। प्रोमोटिंग इनिशिएटिव्स लाइक ईट राइट इंडिया मूवमेंट एटसेट्रा और मैंडेटिंग फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल फूड मैंने शुरू में ही बताया था। ओके, तो ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि मिसलीडिंग क्लेम्स को प्रिवेंट करता है कि आप गलत क्लेम करके अपना खाना नहीं बेच सकते हो कि आप शुगर रिच फूड को प्रोटीन रिच बता के बेच रहे हो। कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है हिडन अनहेल्दी इंग्रेडिएंट से, फॉर एग्जांपल हाई ट्रांस फैट, हाई शुगर एटसेट्रा से। और ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है फूड इंडस्ट्री में। तो यूपीएससी एंगल क्या है यहाँ पे? न्यूट्रिशन लेबलिंग जो है यानी कि खाने पे आपको न्यूट्रिशन बताना होगा, ये किससे? पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। यानी कि लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिड्यूस करना जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज एटसेट्रा। कंज्यूमर राइट्स यानी कि राइट टू नो से रिलेटेड है। फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी गवर्नेंस से रिलेटेड है। ओके, फॉर एग्जांपल 2011 में एफएसएसएआई ने इंट्रोड्यूस किया कि हर खाने पे वेज नॉन वेज लोगो होगा। तो ये आप ये ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन वाला जो सिंबल देखते हो ना अपने खाने पे, ग्रीन और रेड, तो ये आपका वेज नॉन वेज लोगो है। 2019 में एफएसएसएआई ने एक प्लस एफ लोगो इंट्रोड्यूस किया जो कि फोर्टिफाइड फूड को सिंबलाइज करता है, ये प्लस एफ वाला। यानी कि अगर खाने में ऊपर से कोई भी न्यूट्रिएंट डाले गए हैं तो आपको प्लस एफ लगाना पड़ेगा। सिमिलरली 2023 में एफएसएसएआई ने क्या किया? फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग शुरू करा। यानी कि अगर आपका खाने में बहुत ज्यादा शुगर, फैट और सॉल्ट है तो आप अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने पैकेट के फ्रंट पे ही छापोगे। ऐसा नहीं है कि आप पीछे की तरफ छोटा सा छाप दो। ओके, तो यहां से क्वेश्चन उठता है कि फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं? ओके, तो फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम खाने में एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स को ऊपर से ऐड करते हैं और ये उन खाने में किया जाते हैं जो कि कॉमनली खाया जाता है किसी भी पॉपुलेशन द्वारा। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो बीमारियां होती हैं वो प्रिवेंट होती है।
तो फूड फोर्टिफिकेशन यानी फूड प्लस फोर्ट, फोर्ट क्या होता है? डिफेंस के लिए होता है और अटैक के लिए होता है। तो बीमारियों से डिफेंस और अटैक के लिए उसको स्ट्रांग बनाने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। तो फोर्टिफिकेशन जो है वो सप्लीमेंटेशन से अलग है, क्योंकि यहाँ पे विटामिन्स और मिनरल्स फूड के अंदर ही डाल दिए जाते हैं। यानी कि अगर मैं खाना खाने के बाद और वो जो टैबलेट्स मैंने आपको बताई थी वो खा रहा हूँ, तो वो फूड सप्लीमेंटेशन। बट अगर मेरे खाने में ही ऊपर से जैसे आयोडीन नमक में डाला जाता है, तो वो फूड फोर्टिफिकेशन है। तो फूड फोर्टिफिकेशन से क्या होता है कि कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो प्रिवेंट होती है, जैसे कि हमने गोइटर वाला केस देखा था। ये ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, पर्टिकुलरली बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में और वल्नरेबल पॉपुलेशन में, जो कि इस तरह के खाने को या तो अफोर्ड नहीं कर पाते या उनको नॉलेज नहीं होती है कि ये वाले विटामिन मिनरल हमारे लिए जरूरी है तो हमें ले लेने चाहिए। तो खाने में ही ऐड कर दिए जाते हैं तो वो उनको मिलते रहते हैं। और इससे हेल्थ केयर की जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, क्योंकि ये डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीज होगी ही नहीं, तो तुम्हें उस बीमारी पे खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा। इंडिया में आपके एग्जांपल हैं, सबसे पहला आयोडाइज सॉल्ट जो हमने देखा था। तो इसका हम देख चुके हैं, गोइटर से हमें ये प्रिवेंट कर वो बचाता है। इसके बाद है आपका आयरन फोर्टिफाइड आटा जो होता है, जिसमें कि आटे में गेहूं को पीसते टाइम उसके अंदर पैकेजिंग के टाइम पे आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 डाल दिया जाता है। तो इससे आपकी आयरन डेफिशिएंसी जो है वो बच उससे प्रिवेंट होता है, एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाव होता है, खास करके गर्ल्स में, विमेन में और बच्चों में। और इंडिया में जो मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है अनीमिया, उसको एड्रेस करने में हेल्प मिलती है। फिर आता है आपका एडिबल ऑयल फोर्टिफिकेशन, यानी कि जो खाना हम तेल बनाते, तेल होता है ना अपना पैकेट आता है जो तेल, फॉर्च्यून एटसेट्रा, तो इसमें विटामिन ए या डी ऐड कर दिया जाता है। तो उससे आपकी जो विटामिन ए डेफिशिएंसी, और क्योंकि वो विटामिन ए और डी दोनों फैट सोल्यूबल हैं, तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि इनको एडिबल ऑयल में डाला जाए। तो इससे आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, बोन हेल्थ वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस करने में हेल्प मिलती है। और चाइल्ड ग्रोथ और ये रिड्यूस डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर होते हैं, उनको में हेल्प मिलती है। फिर होता है आपका गोल्डन राइस, जो कि आपका क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, हम नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि राइस के अंदर बीटा कैरोटीन ऐड कर दिया जाता है, जो कि विटामिन ए होता है। अब इससे क्या होगा कि विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है उसको एड्रेस करने में हेल्प मिली, खास करके साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, जिससे कि बच्चों में जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी वो कम हो गई। तो गोल्डन राइस जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इससे विटामिन ए ऐड किया जाता है राइस के अंडर ही, ताकि राइस डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है उसमें इसको ऐड, उनकी डाइट में ऐड किया जा सके। फिर हम देखते हैं कि जैसे बच्चों के जो बेबी फूड फॉर्मूलाज एटसेट्रा आते हैं, उनमें ऊपर से विटामिन्स और मिनरल्स डाले जाते हैं, जैसे कि आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम एटसेट्रा। उससे बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ एटसेट्रा उसमें सपोर्ट मिलती है, और उनकी स्टंटिंग, अनीमिया और बोन डेफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको एड्रेस किया जा सकता है आराम से। अब हम गोल्डन राइस में ही एक फैक्ट देखें तो इसको पहली बार डेवलप किया गया था बाय इंगो, ये नाम मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, पोट्रिगस एंड पीटर बेयर 1999 में, बाय स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्विट्जरलैंड। और इसका पर्पस था विटामिन ए डेफिशिएंसी को कॉम्बैट करना, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस और मोर्टेलिटी जो है खास करके राइस डिपेंडेंट रीजन्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका वहां पे बढ़ रही थी, उसको कम करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। ओके। अब नेक्स्ट है जो एनसीईआरटी में है वो आपका मिलेट्स, जिनको हम न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं। ये बहुत लंबा लेक्चर हो गया, दो पार्ट में इसीलिए डिवाइड किया गया है। तो मिलेट्स जो हैं वो स्मॉल सीडेड ग्रासेस होती हैं, जिनको कि हजारों सालों से इंडिया और अफ्रीका में यूज किया जा रहा है एज फूड सोर्स। इनको हार्डी क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर और पुअर सॉइल कंडीशंस में भी उग जाती हैं, जो कि इनको आइडियल बनाता है सेमी एरिड और रेन फेड रीजन्स के लिए। ट्रेडिशनली मिलेट्स जो हैं वो स्टेपल डाइट्स होती थी रूरल इंडिया की, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, जब व्हीट और राइस जो है वो बहुत पॉपुलर हो गए। तो इंडिया में कौन कौन से टाइप के मिलेट्स मिलते हैं? तो मेजर और माइनर मिलेट्स दो टाइप के होते हैं। तो मेजर मिलेट्स में आप जो वाइडली कंज्यूम होते हैं आपका होता है ज्वार। ज्वार जिसको हम शोरगम कहते हैं, फाइन ये हम उगाते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में।
बाजरा यानी पर्ल मिलेट जो है वो उगाया जाता है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में। और रागी जो फिंगर मिलेट होता है वो उगाया जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु में। अब हम माइनर मिलेट्स मिलेट्स की बात करें तो होता है हमारा सनवा, कंक, दूसरा फॉक्सटेल मिलेट जो बर्ड फीड में आता है ना, जिनके घर में बर्ड्स होते होंगे उन्होंने देखा होगा, बर्ड्स को जो खिलाते हैं वो होता है कनगनी, कोडो मिलेट, प्रोसो मिलेट और लिटिल मिलेट। अब इनकी ये जो होता है सनवा होता है ये व्रत में खाया जाता है, इसको सानक भी कहते हैं, शामक भी कहते हैं। न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस क्या है मिलेट्स की? ओके, तो ये न्यूट्री सीरियल्स हैं क्योंकि इनमें फाइबर बहुत ज्यादा है। फाइबर के हमने फायदे देखे ना अभी, तो इनमें बहुत ज्यादा फाइबर है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरा है इनमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, आयरन रिच होते हैं जो कि अनीमिया से लड़ने में मदद करता है, खास करके रागी और बाजरा। ये कैल्शियम रिच होते हैं, तो रागी में बहुत कैल्शियम से, दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है जो कि बोन्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। इनके अंदर प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स भी बहुत पाए जाते हैं जो कि वेजिटेरियन लोग हैं उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो लो होता है, तो जिनको डायबिटी या ओबेसिटी से लड़ना है ये उनके लिए बहुत अच्छे ग्रेन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ व्हीट एंड राइस। और ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो जिनको व्हीट एलर्जी होती है उनके लिए ये ग्रेन्स बहुत अच्छे होते हैं। अब एग्जाम्पल देखें तो कर्नाटका में बच्चों को रागी का मॉल्ट दिया जाता है, ओके, मिड डे मील्स में, ताकि उनकी कैल्शियम डेफिशिएंसी को एड्रेस किया जाए। इसी तरह बाजरे की रोटी विद गुड़, वो होता है राजस्थान हरियाणा में, ये एक ट्रेडिशनल आयरन रिच डाइट है क्योंकि बाजरे में भी आयरन होता है और गुड़ में भी आयरन होता है, और जो कि रूरल वुमेन की आयरन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और अनीमिया से बचाता है। फिर है इनके एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को अगर हम देखें तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स होती है जिनको बहुत कम पानी चाहिए होता है एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। ये इनकी जो ग्रोथ साइकिल होती है वो भी बहुत क्विक होती है, यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर इनको हार्वेस्ट किया जा सकता है क्विकली। और इनके अंदर इनपुट्स जो होते हैं वो बहुत कम देने पड़ते हैं, यानी फर्टिलाइजर तो ना के बराबर, पेस्टिसाइड भी ना के बराबर, या ना भी डालें तो भी चलेगा। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो मिलेट्स जो है उसमें फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है इनका और ये बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ड्राउट्स महाराष्ट्र में ज्वार जो होता है वो बेटर सरवाइव करता है एज कंपेयर टू राइस एंड व्हीट। अब हम सानवा यानी कि बार्नयार्ड मिलेट को भी अगर देखें तो इसको व्रत का खाना कहा जाता है, सामक के चावल कहते हैं जिसको इंडिया में, और ये फास्टिंग के दौरान खाया जाता है। इसको आप नॉर्मली भी खाओ तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें आयरन, फाइबर और प्रोटीन जो है वो नेचुरली मिलता है। तो ओट्स वगैरह की जगह जो आप बाजार से खरीद के लाते हो, आप सामक के चावल भी खा सकते हो। इसमें मैं खाता हूँ, जैसे तड़का तैयार करके उसके अंदर ये डालो, बहुत टेस्टी होते हैं, एक नमकीन खिचड़ी बन जाती है। 45 से 60 दिन के अंदर ये उग जाता है और इसको उत्तराखंड में खास करके उगाया जाता है और इसको गरीब का चावल भी कहा जाता है, पुअर मेंस राइस। पॉलिसी मेजर्स अगर हम देखें मिलेट्स को लेके इंडिया में, तो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स डिक्लेयर करा। 2018 में नीति आयोग ने रिकमेंड किया मिलेट्स को पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्री राशन बांटा जाता है उसमें इंक्लूड करना, मिड डे मील्स में, और आईसीडीएस यानी कि ये चिल्ड्रन डेवलपमेंट में इंक्लूड करने के लिए 2019-20 में नेशनल मिलेट मिशन शुरू किया गया ताकि इनकी फार्मिंग और प्रोसेसिंग को प्रमोट किया जा सके। 2023 में यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया इंडिया के प्रपोज करने के बाद, और इसका ऑब्जेक्टिव था मिलेट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाना, इंडियन मिलेट्स को। एफएसएसएआई भी ईट राइट इंडिया कैंपेन के अंडर मिलेट बेस्ड डाइट्स को प्रमोट करता है। और अगर हम एक्सपोर्ट प्रमोशन में देखें तो इंडिया जो है अब लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्मरिक का भी सेम पॉइंट डाला गया था कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, तो इसका भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हम देखें तो अफ्रीका का जो साहेल रीजन है, ठीक है, जो सहारा के नीचे वाला रीजन है, वहां पे बाजरा और शोरगम जो है वो स्टेपल है मिलियंस ऑफ लोगों के लिए। यूएसए एंड यूरोप की अगर हम बात करें तो वहां पे ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स की अब डिमांड है, वीगन फूड्स में खासकर, तो वहां पे मिलेट्स को सुपर फूड की तरह देखा जाता है, जबकि हमारे यहाँ अभी भी लोग मुंह बनाते हैं बाजरा एक्सेट्रा देख के। पैरेलल एग्जांपल देखें तो साउथ अमेरिका ने बहुत बढ़िया काम किया है, अपना जो क्विनोआ होता है जिसको अब हम इतना महंगा महंगा खरीद के खाते हैं, वो भी बेसिकली वहां का बाजरा है।
ओके, जिसको हेल्थ ग्रेन की तरह उन्होंने ब्रांड करके प्रमोट किया और अब वहाँ के फार्मर्स इससे बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और ये ग्लोबल सुपर फूड की तरह देखा जाता है, तो बाजरा क्यों नहीं देखा जा सकता, रागी क्यों नहीं देखा जा सकता? बट चैलेंजेस क्या हैं? कंज्यूमर डिमांड बहुत कम है क्योंकि लोग राइस और व्हीट को ही अभी भी प्रेफर करते हैं, जबकि बाजरे की खिचड़ी बहुत टेस्टी होती है और बहुत न्यूट्रिशियस होती है। प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी और स्टोरेज की प्रॉब्लम्स अभी भी प्रेवलेंट है, और मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग इश्यूज, जैसे क्विनोआ की ब्रांडिंग कितनी बढ़िया होगी कि अब ग्लोबली खाया जाता है। इंडिया में भी तुम बाजरा नहीं खाओगे, तुम क्विनोआ ला के खाओगे बाजार से। तो ये ब्रांडिंग की पावर है जो कि अभी इंडियन मिलेट्स को नहीं मिली है। ओके, अब हम बात करते हैं जो अपना लास्ट टॉपिक है इसका, वो है फूड माइल्स की। आपसे क्वेश्चन बन सकता है भाई फूड माइल्स क्या है? तो फार्म से लेके और हमारी प्लेट तक का जो सफर है फूड का, उसको फूड माइल कहते हैं। तो इट रेफर्स टू टोटल डिस्टेंस जो भी एक फूड आइटम ट्रेवल करता है फार्मर से लेके कंज्यूमर तक, उसको फूड माइल्स कहा जाता है। हर फूड आइटम जो है एक बहुत लंबी जर्नी ट्रेवल करता है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हम अभी देखेंगे। तो इसको अगर हम समझते हैं तो हम फूड वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और सस्टेनेबल फूड चॉइसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी में कैसे होता है। तो सबसे पहली जो स्टेज है कॉमन सेंसिकली, वो है कि हमारे जो फार्मर हैं जो खाना उगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि व्हीट के सीड्स को बोया जाता है। फार्मर जो है अपनी क्रॉप को नर्चर करता है, इरिगेट करता है, फर्टिलाइज करता है, पेस्ट से बचाता है, और इसमें कई महीने का एफर्ट लगता है और केयरफुल मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। फिर है आपका सेकंड स्टेज, यानी कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, यानी कि फसल काटना और उसको उससे सीड्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो जैसे ही व्हीट जो है वो मैच्योर हो जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है, और थ्रेशिंग से ग्रेन जो है वो स्टॉक से सेपरेट किया जाता है। विनोइंग जो है वो हस्क को रिमूव करता है और ग्रेन्स को रेडी करता है स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए। ये है आपकी सेकंड स्टेज। देन थर्ड स्टेज है आपकी स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है, ग्रेन्स को वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है या साइलोज में स्टोर किया जाता है, ताकि उनको पेस्ट से, मॉइस्चर से और खराब होने से बचाया जा सके। प्रॉपर स्टोरेज इंश्योर करता है कि ग्रेन जो है वो लंबे टाइम तक यूजेबल रहें और फ्रेश रहें। फिर आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है ग्राइंडिंग एंड पैकिंग। तो इसमें क्या है, ग्रेन्स को, जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं आपके पिछली स्टेप उसमें स्टेज में, उनको मिल्स तक ले जाया जाता है जहां पे उनको पीसा जाता है, और इस फ्लोर को पैक किया जाता है ताकि इसको दुकानों और घरों तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेज कॉमन सेंसिकली होगी आपकी ट्रांसपोर्ट टू रिटेल शॉप्स। इसमें क्या होता है, जो आपका आटा है जिसको पैक किया गया है, उसको लोकल मार्केट तक, ग्रोसरी स्टोर्स तक, सुपरमार्केट तक लाया जाता है। और लास्ट स्टेज होती है हमारी प्लेट पे जो खाना आता है, कंज्यूमर तक आता है, फिर उसकी रोटी बनती है और आप उसको खाते हो, यानी कि फूड ऑन आवर प्लेट। तो ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि फूड माइल्स को अगर हम रिड्यूस कर सकें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो होगी वो कम होगी, फूड कंजम्पशन कम होगा, तो खाना अपने आप सस्ता होगा। पॉल्यूशन भी कम होता है, कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। जितना कम डिस्टेंस खाना ट्रेवल करेगा उतना कम पॉल्यूशन होगा, और ये लोकल फार्मर्स को भी हेल्प करेगा फ्रेश फूड प्रोवाइड करने में। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जो कि बहुत लंबा हो गया है। बट ये पढ़ना हमारे लिए बेनिफिशियल भी था, क्योंकि इसमें यूपीएससी में बहुत क्वेश्चंस आए हैं। ये देखो यहाँ पे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन से बनते हैं, इसीलिए ये चैप्टर इतना लंबा है। सो यू वर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं। ये नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, या लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे और इस सभी वीडियोस की पीडीएफ्स मिलेंगी। तो यू वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। मेरा नाम है रावनुप सिंह। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। हैव अ नाइस